हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एड्यूवर्स बाय आशी। तो बच्चे कैसे हैं आप सब। तो हम डिस्कस कर रहे थे हमारे बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट और अभी तक हमने मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, थियोरीज, रोल्स, स्किल्स ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। So without any further delay, let us begin and don't forget to subscribe my channel and like, comment and share my videos. Okay, functions of management यानी कि एक बिजनेस में जो भी मैनेजमेंट होता है वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है या फिर वो क्या क्या काम करता है, हमें ये पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है। मैं पहले रीड कर देती हूँ और फिर समझा देती हूँ। राइट, so Henry Fayol, father of administrative management, laid the foundation of functions of management and identified 5 following functions of management. क्या लिखा है कि जो हेनरी फेयोल है, हमने पढ़ा था ना हेनरी फेयोल कौन है, मैंने आपको थियोरीज वाली वीडियो में पढ़ाया था। हेनरी फेयोल है फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, और एक और नाम हमने पढ़ा था, याद करो, हमने पढ़ा था एक दूसरा नाम FW टेलर। ये कौन थे? ये थे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो क्या लिखा है कि जो हेनरी फेयोल है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर थे, उन्होंने सबसे पहले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करी थी। ठीक है, उन्होंने इस टॉपिक या इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी और उन्होंने ये बताया था कि मैनेजमेंट के ना 5 फंक्शंस होते हैं। राइट, 5 फंक्शंस होते हैं। कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एंड कमांडिंग। ठीक है, ये 5 फंक्शंस होते हैं। मैं आपको एक एक्रोनिम दे देती हूँ, POCQ। इस एक्रोनिम से आप याद रखना, POCQ। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, कमांडिंग। राइट, तो हेनरी फेयोल ने सबसे पहले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करी और ये 5 फंक्शंस दिए। राइट, फिर हेनरी फेयोल के बाद आए लूथर गुलिक। अब बच्चे, जैसे हेनरी फेयोल ने हमें मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस दिए, उसी तरह लूथर गुलिक ने मैनेजमेंट के 7 फंक्शंस दिए। ठीक है, और लूथर गुलिक ने इन 7 फंक्शंस को एक एक्रोनिम से डिस्क्राइब किया जो कि है पोस्ट कॉर्प। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है तो आपको अच्छे से याद रखना है, पोस्ट कॉर्प। राइट, लूथर गुलिक ने बताया कि मैनेजमेंट के ये 7 फंक्शंस होते हैं। कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। राइट, तो हेनरी फेयोल ने 5 फंक्शंस की बात की और लूथर गुलिक ने 7 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात की। ठीक है, अब बच्चे, जो मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनको हम 5 मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं, अब हम इन सारे फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो सबसे पहला फंक्शन हमारा मैनेजमेंट का आता है वो है प्लानिंग। अब बच्चे, प्लानिंग क्या होती है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अब अगर हम कुछ भी काम करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले उस चीज की प्लानिंग करते हैं। राइट, अब जैसे अगर मेरे को किसी ट्रिप पे जाना है तो मैं क्या करूंगी? मैं सबसे पहले प्लानिंग करूंगी, है ना, कि मुझे कब जाना है, कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, वहां पर कहाँ रुकना है, कब वापस आना है ना, ऐसे वगैरह वगैरह मैं प्लानिंग करूंगी सभी चीजों की। सिमिलरली मैनेजमेंट के अंदर या किसी बिजनेस के अंदर सबसे पहला जो स्टेप होता है या जो फोरमोस्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो क्या है? प्लानिंग, यानी कि चीजों को प्लान करना कि कब क्या होना है, कैसे होना है। राइट, तो ये होता है प्लानिंग। तो हम इसको रीड करते हैं। सो planning is the foremost function or step of management process which involves setting clear goals and determining the series of actions to achieve those goals. तो planning क्या है? planning foremost function है मैनेजमेंट का, यानी कि सबसे पहला जो फंक्शन है मैनेजमेंट का वो प्लानिंग ही होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? गोल्स को सेट करते हैं। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि कैसे उन गोल्स को अचीव किया जा सके। राइट, so it involves deciding in advance what to do, when to do and how to do to achieve the predetermined goal or objective. तो प्लानिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग का मतलब है डिसाइड करना। क्या डिसाइड करना? कि क्या काम करना है, कब करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो प्लानिंग के अंदर मेनली ये 3 चीजें आती हैं, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू, जिससे कि जो आपका गोल है या जो आपका ऑब्जेक्टिव है आप उसको अचीव कर सको। Planning also helps in bridging the gap between where we are and where we want to be. प्लानिंग की मदद से जो गैप है between where we are and where we want to be वो भी खत्म हो जाता है। यानी कि जैसे सपोज करो कि ये मेरा कोई गोल है और मैं अभी यहाँ पर खड़ी हूँ, तो अगर मैं प्लानिंग कर लूंगी या मतलब मैं सब कुछ प्लान कर लूंगी कि कैसे मुझे उस गोल तक पहुंचना है, तो मैं वहां तक पहुंच जाऊंगी, है ना। तो ये जो मेरा गैप है वो प्लानिंग की वजह से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। राइट,
सो दिस इज ऑल अबाउट प्लानिंग। फिर जो हमारा दूसरा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आता है वो है ऑर्गेनाइजिंग। अब बच्चे ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? अब प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं ना, प्लानिंग के अंदर हम प्लान करते हैं कि हमारे गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या काम करना होगा। ठीक है, प्लानिंग के अंदर हम प्लान करते हैं व्हाट टू डू, मतलब हमें करना क्या है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि कब क्या काम होगा और कौन क्या करेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ इन दोनों के बीच में मेजरली क्या डिफरेंस है। अब बच्चे जैसे आपको ना कोई बर्थडे पार्टी करनी है, ठीक है, तो प्लानिंग के अंदर आप क्या करोगे, प्लानिंग के अंदर आप ये देखोगे कि आपको बर्थडे पार्टी में क्या क्या काम करना है। ठीक है, यानी कि बर्थडे पार्टी में आप क्या क्या करना चाहते हो, तो वो आपका प्लानिंग हो जाएगा। और ऑर्गेनाइजिंग में आप ये देखोगे कि आप कौन सा काम कब करोगे और कौन क्या करेगा। ठीक है, यानी कि बर्थडे पार्टी के अंदर केक कब कटेगा और फिर उसके बाद गेम्स कब खिलाए जाएंगे, राइट। तो प्लानिंग के अंदर तो आप ये देख रहे हो कि करना क्या है, और ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आप ये देख रहे हो कि पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा और कौन क्या काम करेगा। ठीक है, ये डिफरेंस है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बीच में। सो ऑर्गेनाइजिंग इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन और स्टेप ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, which involves deciding on who will do what will happen when to achieve the desired goal or objective। ठीक है, समझ आ गया ना, वही बात है। यानी कि प्लानिंग के अंदर तो हम देख रहे हैं कि करना क्या है, और ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम ये देख रहे हैं कि कौन क्या करेगा और कब क्या काम होगा। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द क्लियर रोल्स, एलोकेटिंग द रिसोर्सेस एंड अरेंजिंग द टास्क्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द प्रीडिटरमाइंड गोल और ऑब्जेक्टिव। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम क्लियर रोल्स डिफाइन करते हैं, यानी कि वही बात है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस में कौन क्या काम करेगा। अरेंजिंग द टास्क्स, कब क्या काम होगा, पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा। ठीक है, जिससे कि जो भी हमारा गोल और ऑब्जेक्टिव है हम उसको अचीव कर सके। फिर जो हमारा थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आता है वो है स्टाफिंग। अब बच्चे स्टाफिंग का क्या मतलब होता है? स्टाफिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि लोगों को अपने बिजनेस में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करना। ठीक है, यानी कि लोगों की भर्ती करना। सो अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन और स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस इज स्टाफिंग, which involves determining the number and types of personnel needed to perform the tasks and ultimately recruiting, selecting and training them to achieve the organizational goals and objectives। क्या लिखा है कि स्टाफिंग का क्या मतलब होता है? स्टाफिंग का मतलब होता है कि सबसे पहले ये डिसाइड करना कि जो भी आपका गोल और ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए आपके बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन में कितने और कैसे टाइप के एम्प्लॉयज की जरूरत है। ठीक है, ये डिटरमाइन कर लिया। उसके बाद उसी तरह के एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, यानी कि उनको जॉब देना अपने बिजनेस में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और उनको ट्रेन करना जिससे कि वो आपकी हेल्प कर सके उन गोल और ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। ठीक है बच्चे, जहां पे भी आप स्टाफिंग वर्ड देखो तो इसका मतलब यही है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट। ठीक है, ये सब स्टाफिंग के लिए यूज होते हैं, राइट। फिर जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आता है वो है डायरेक्टिंग। अब बच्चे डायरेक्टिंग का क्या मतलब होता है? ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी को डायरेक्ट करना, लीड करना, सुपरवाइज करना, सही डायरेक्शन और सही राह दिखाना, है ना। So the next important function of management is directing, which involves guiding, leading, supervising and motivating the employees within the organization to achieve the goal and objective। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब जो हमारा लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आता है वो है कंट्रोलिंग। अब बच्चे कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है? अब देखो, जहां पे भी, जब भी आपको ये कंट्रोलिंग वर्ड दिख जाए तो आपको अपने दिमाग में 3-4 स्टेप्स याद रखने हैं। ठीक है, क्या क्या है वो 3-4 स्टेप्स? सबसे पहला है एस्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, दूसरा है मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, तीसरा है कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स, एंड चौथा है टेकिंग ऑफ द करेक्टिव एक्शंस इन केस ऑफ एनी डेविएशंस। अब इनका क्या मतलब है मैं आपको एक बहुत ही इजी एग्जांपल से समझाऊंगी। ठीक है, अब बच्चे देखो, फॉर एग्जांपल एक क्लास है, ठीक है, और इस क्लास में ना 2 बच्चे हैं, एक है ए और एक है बी। ठीक है, मतलब और भी हैं लेकिन हम इन 2 का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, अब जो ये ए स्टूडेंट है ये ना पढ़ाई में एवरेज है, ठीक है, और जो बी स्टूडेंट है ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ये एक्सीलेंट है। ठीक है, और जो बी है वो ना ए के लिए क्या है, कंपटीशन है। ठीक है, बी ए के लिए कंपटीशन है। अब जो ए है उसको भी बी जितने नंबर लाने हैं या बी को बीट करना है, बी से बढ़िया नंबर लाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए क्या करता है,
वो बी की परफॉर्मेंस को ना बेंचमार्क की तरह सेट करता है, एक स्टैंडर्ड की तरह सेट करता है। यानी कि वो ये देखता है कि भाई मुझे भी या तो 90 लाने हैं क्योंकि इसके 90 आते हैं हमेशा, या उसको क्रॉस करना है। ठीक है, मतलब एक बेंचमार्क सेट करता है, एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि मुझे भी इतने नंबर या इससे ज्यादा नंबर लाने हैं। ठीक है, फिर वो क्या करता है, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करता है कि मेरे कितने नंबर आते हैं। ठीक है, लेट अस से इसके अगर 90 आते हैं तो इसके मान लो कि इसके 80 आ रहे हैं। ठीक है, 10 नंबर का फर्क है। तो अब वो अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस देखता है। अब वो क्या कर रहा है, वो अपनी परफॉर्मेंस को बी की परफॉर्मेंस से कंपेयर करता है। ठीक है, कि भाई मेरे 80 आते हैं और इसके 90 आते हैं, तो कितने का फर्क है, 10 का फर्क है। वो कंपेयर करता है। ठीक है, और फिर वो करेक्टिव एक्शंस लेता है, यानी कि वो सही चीजें करता है जिससे कि वो ये 10 नंबर का गैप खत्म कर सके और 90 ला सके, 90 से ऊपर जा सके। ठीक है, यही होता है कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग के अंदर यही 4 स्टेप्स आते हैं। क्या, सबसे पहले परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करना, यानी कि किसी दूसरे की परफॉर्मेंस को एक बेंचमार्क की तरह, एक स्टैंडर्ड की तरह सेट करना कि हमें भी ऐसे करना है। ठीक है, अब आप दूसरे की परफॉर्मेंस को भी कर सकते हो या कोई हाइपोथेटिकली परफॉर्मेंस लेके भी उसको बेंचमार्क की तरह सेट कर सकते हो। ठीक है, फिर अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना कि हम कैसा कर रहे हैं। ठीक है, फिर कंपेयर करना अपनी परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ, यानी कि जो आपने स्टैंडर्ड और बेंचमार्क सेट करा है उसके साथ कंपेयर करना अपनी परफॉर्मेंस को। ठीक है, और देखना कि कहां कमी है। एंड फाइनली करेक्टिव एक्शंस लेना। ठीक है, इन केस ऑफ एनी डेविएशंस, यानी कि सही चीजें करना जिससे कि जहां पे भी कमी है आप उसको क्या कर सको, खत्म कर सको। ठीक है, ये होता है कंट्रोलिंग। आगे समझ। तो बच्चे ये थे हमारे 5 मेजर एंड इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और इससे पहले हमने पढ़ा कि जो हेनरी फ्योल थे उन्होंने हमें ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिए थे POC क्यूब के नाम से, और लूथर गुलिक ने 7 फंक्शंस दिए थे पोस्ट कॉर्प के नाम से। ठीक है, ये जो POC क्यूब है ये मैंने ही एक्रोनिम याद कराया, सो उन्होंने कुछ दिया नहीं था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो बच्चे ये हमारे सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई भी डाउट रहा होगा क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक था। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रहा है सो यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज ईदर इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन रीच आउट थ्रू माय मेल आईडी, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। मैं सभी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और आने वाले वीडियोस में हम ऐसे ही मैनेजमेंट के बहुत ही सारे टॉपिक्स डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप बने रहें साथ में। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस।